हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निचले श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। हमारे पिछले लेसन में हमने ऊपरी श्वसन तंत्र का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत नासिका व नासिका गुहा, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र आते थे। आज हम निचले श्वसन तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत श्वास नलिका, श्वसनिकाएँ, वायुकोपिकाएँ और फेफड़े आते हैं। हमारा जो प्रथम टॉपिक है वो है श्वास नलिका। श्वास नलिका का चित्र आपके सामने दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि ये एक लंबी नलिका के समान है। श्वास नलिका को वायु नलिका भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये एक नलिकाकार संरचना है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। ट्रैकिया लैरिंक्स को ब्रोंकी यानी स्वर यंत्र को श्वसनिका से जोड़ती है और जो भी सांस हम लेते हैं उसको हमारी गर्दन से हमारे वक्षस्थल तक ट्रांसवर्स स्थानांतरित करती है। ट्रैकिया के चित्र में आपको सी आकार के छल्ले दिखाई दे रहे होंगे। ये सी आकार के छल्ले हाइलिन उपस्थिति के बने हुए होते हैं, जो ट्रैकिया को एक यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं, यानी किसी भी स्थिति में इसको टूटने नहीं देते हैं, इसकी संरचना बनाए रखते हैं। साथ ही साथ ये ट्रैकिया को श्वास नलिका को चिपकने से भी बचाते हैं। ये जो छल्ले हैं उपस्थिति के बने हुए, ये कूट स्तरित पक्षमापी स्तंभाकार उपकला के बने हुए हैं, यानी इनके अंदर की जो कवरिंग है, उपकला है, वो स्तरित दिखाई देती है पर कूट स्तरित है, यानी असली में उस तरह नहीं होती है। और दूसरा, इसमें पक्षमाप होते हैं, छोटे छोटे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बालों के आकार के, और स्तंभाकार कोशिका की ये बनी हुई है। और ये क्या कार्य करती है, इसके अंदर म्यूकस कोशिकाएं होती हैं और चित्र में आप देख सकते हो छोटे छोटे सीलिया दिखाए गए हैं। ये जो म्यूकस श्लेष्मा होता है, ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, पकड़ता है और उनको ग्रसनी तक पहुंचाकर निगल लिया जाता है। दूसरा, पक्षमाप वायु के मार्ग को सरल बनाते हैं। इनकी मूवमेंट की वजह से, इनकी हलचल की वजह से वायु बाहर आती जाती है। ट्रैकिया के नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ जब ये हमारे वक्षस्थल में प्रवेश करती है तो 2 भागों में विभक्त हो रही है। उन भागों को कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकी, प्राथमिक ब्रोंकी कहा जाता है। उन 2 भागों में विभक्त हो जाती है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल, यानी श्वसनिकाएँ, श्वसनी और श्वसनिकाएँ। इन्हें आप ब्रोंकियल ट्री भी बोल सकते हो। ब्रोंकी का बना हुआ एक वृक्ष, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया भी बोला जा सकता है, श्वास नलिका का विभाजन। ट्रैकिया 2 ब्रोंकी में विभक्त होती है, दाईं और बाईं, और किस भाग पर होती है, कैरिना वाले भाग से विभक्त हो जाती है। आपको श्वास नलिका के चित्र में कैरिना वाला भाग दिखाया गया था, ठीक है, और यहाँ पर भी आप चित्र में देख सकते हो श्वास नलिका के नीचे कैरिना वाला भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कैरिना एक उभरी हुई संरचना है और जो स्पेशलाइज्ड विशेष नर्वस टिश्यू की बनी होती है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, यानी कोई बाहर का कोई तत्व, अशुद्धि हमारी वायु के साथ हमारे श्वास नलिका में प्रवेश कर जाती है तो कैरिना इंड्यूस करता है एक बहुत ही तेज खांसी। उस खांसी की वजह से वो चीज़, वो पदार्थ या फिर वो अशुद्धि हमारे लंग से, हमारे श्वास नलिका से बाहर निकल जाती है। अगर ट्रैकिया का विभाजन देखा जाए तो देखिए प्राइमरी ब्रोंकी बाद में कैसे विभाजित होती है। सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकी हीलम के रास्ते से फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ये हीलम आपको इस चित्र में लंग्स में दिखाई दे रहा होगा। इसी क्षेत्र के माध्यम से वायु, जितनी भी रक्त कणिकाएं हैं या रक्त नलिकाएं हैं या फिर आपकी नर्वस टिश्यू की तंत्रिकाएं हैं, वो सब फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद
ब्रोंकी बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है और एक वृक्ष जैसी संरचना बनाती है। इसे ब्रोंकियल ट्री भी कहा जाता है। अगर इसका विभाजन देखें तो देखिए आपके सामने एक फ्लो चार्ट भी दिखाया गया है इस चित्र के साथ में। चित्र में तो आपको सिर्फ ब्रोंकियल ट्री नज़र आ रहा है, ब्रोंकियल वृक्ष नज़र आ रहा है, लेकिन इस फ्लो चार्ट में आप इनका विभाजन देख सकते हो। ट्रैकिया हमारी श्वास नलिका सबसे पहले श्वसनी यानी प्राइमरी ब्रोंकी में विभक्त हो जाती है। प्राइमरी ब्रोंकी सेकेंडरी ब्रोंकी में विभक्त होती है, द्वितीयक ब्रोंकी में, और फिर ये तृतीयक ब्रोंकी में विभक्त हो जाती है। ये तृतीयक ब्रोंकी बहुत सारी श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स में। इनका विभाजन भी इसी प्रकार होता है, प्राथमिक श्वसनिका द्वितीयक श्वसनिका में, द्वितीयक श्वसनिका तृतीयक श्वसनिका में, और तृतीयक श्वसनिका अंत में जाकर सीमांत श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। इसके बाद में हमारा श्वसन क्षेत्र शुरू हो जाता है, यानी श्वसनिका जो है वो हमारी श्वसनिका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में विभक्त हो जाती है। वहाँ से ये वायु कुपिकाओं की एक नलिका निकालती है और अंत में जाकर ये अंगूर की आकृति की वायु कुपिकाओं में विभक्त हो जाती है। आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसका विभाजन समझ सकते हैं और इस चित्र में भी इस ब्रोंकियल ट्री को क्लियरली दिखाया गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है वायु कुपिकाएँ। हमारा थर्ड टॉपिक है। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होती है उससे एक वायु कुपिकाओं की डक्ट यानी एल्वियोलर डक्ट निकलती है। ये एल्वियोलर डक्ट वायु कुपिकाओं के बने एक गुच्छे के अंदर जाकर खुलती है। इस एल्वियोलर डक्ट जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक नलिका का स्ट्रक्चर है, ये हमारे शरीर की सॉफ्ट मसल स्मूथ मसल से मांसपेशियों से बनी होती है। एल्वियोली जो होती है अंगूर जैसी संरचना होती है जो इस एल्वियोलर डक्ट पर जुड़ी हुई रहती है। इस एल्वियोलस के जो अगर हम व्यास देखें वायु कुपिकाओं का तो ये व्यास होता है 200 माइक्रोमीटर। इतनी व्यास की होती है, बहुत छोटी आकृति की ये होती हैं और ये एल्वियोली जितनी वायु कुपिकाएँ हैं अपनी पड़ोसी वायु कुपिकाओं से एक छिद्र के माध्यम से जुड़ी रहती है ताकि पूरे फेफड़ों के अंदर वायु दाब को समान रखा जा सके और इस छिद्र को एल्वियोलर पोर कहा जाता है। एल्वियोलर की जो भित्ति होती है यानी वायु कुपिकाओं की जो मेम्ब्रेन होती है वो भित्ति सामान्यतः सरल स्क्वैमस उपकला की बनी हुई होती है और ये उपकला कैपिलरी वायु जो रक्त कैपिलरी है, रक्त कैपिलरी का मतलब रक्त केशिकाओं के एंडोथीलियल मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। यानी वायु कुपिकाओं की स्क्वैमस एपिथीलियम रक्त केशिकाओं की एंडोथीलियल एपिथीलियम के साथ मिलकर एक मेम्ब्रेन बनाती है, एक भित्ति बनाती है, एक कला का निर्माण करती है जिसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन श्वसनी कला कहा जाता है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। इस डायग्राम में इसे दिखाया भी गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक वायु कुपिका की संरचना दिखाई गई है। जो लाल रंग का चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो रक्त केशिकाएं हैं। अंदर की तरफ पोर दिखाई दे रहे हैं एल्वियोलर। आप देख सकते हो रक्त केशिकाओं की जो भित्ति है, जो एंडोथीलियल कला है, वो हमारी वायु कुपिकाओं की जो कला है जो कि एक स्क्वैमस एपिथीलियम में स्क्वैमस कला है उसके साथ बिल्कुल अटैच है और एक रेस्पिरेटरी कला का निर्माण कर रही है। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 0.5 mm चौड़ी होती है और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अलाउ करती है गैसियस एक्सचेंज को, यानी इस मेम्ब्रेन के माध्यम से CO2 और O2 का ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है। अगर इस सारी वर्णन पे ध्यान दिया जाए तो आप समझ सकते हो श्वसन जो बिल्कुल सही प्रकार का जो श्वसन होता है जिसे हम CO2 और O2 का मतलब CO2 और O2 का एक्सचेंज कहते हैं, वो कौन कर रहा है? वायु कुपिकाएं। तो हमारे श्वसन का स्थल कौन हुआ? वायु कुपिकाओं की मेम्ब्रेन। वायु कुपिकाओं की मेम्ब्रेन और रक्त केशिकाओं की मेम्ब्रेन मिलकर श्वसन का कार्य कर रही हैं, O2 और CO2 का एक्सचेंज कर रही हैं। एक अगर नेक्स्ट चित्र में देखा जाए तो आप देख सकते हो कि एल्वियोली के चारों तरफ वायु कुपिकाओं रक्त केशिकाओं का जाल दिखाया गया है। अगर इस चित्र में आप ध्यान से देखो तो रक्त केशिकाएं घेरे रहती हैं सारी ही
वायु कोशिकाओं को, यानी रक्त के माध्यम से ही तो O2 CO2 का स्थानांतरण हो रहा है। तो जितनी भी एयर हम अपने फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं वो वायु कोशिकाओं में आती है और उस एयर में उपस्थित ऑक्सीजन यानी उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त केशिकाओं के माध्यम से शरीर में वितरित होती है और रक्त केशिकाएं ही संपूर्ण शरीर की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है और ये वायु कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देती है और वायु कोशिकाएं फिर फेफड़ों और श्वास नलिका के माध्यम से उसे पुनः बाहर निकाल देती हैं। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है लंग्स, जिसे हिंदी में फेफड़े कहा जाता है। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी बहुत लचीले अंगों में आते हैं और इनका रंग जो होता है हल्का गुलाबी होता है। ये डायफ्राम यानी हमारे मध्यपट जो हमारे शरीर में हमारे उदर के भाग को और वक्ष के भाग को विभाजित करता है, उस पर्दे जिसे कि मध्यपट कहा जाता है, इसके उपस्थित होते हैं और दाएं और बाएं साइड में स्थित होते हैं। लंग्स जो होते हैं या फेफड़े बहुत सारी श्वसनी और रक्त कणिकाओं के, रक्त नलिकाओं के मिलकर बनते हैं। और अगर हम ध्यान से इस चित्र को देखें तो हमारा राइट लंग यानी हमारा बायां फेफड़ा हमारे दाएं फेफड़े से थोड़ा सा लेंथ में, लंबाई में छोटा लेकिन चौड़ाई में बड़ा दिखाई देता है। हमारे लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं, 2 पालियां होती हैं और राइट लंग में 3 पालियां होती हैं। हर एक फेफड़ा स्पंज जैसे टिश्यू का ऊतकों का बना होता है और लंग्स जो होते हैं उनके चारों तरफ एक द्विस्तरित कला मिलती है जिसे प्लूरा कहा जाता है। यहाँ तक आपको लंग्स की आकृति समझ आ गई होगी। अब ये हमारा जो टॉपिक है निचला श्वसन तंत्र, इसकी संरचना कंप्लीट होती है। अगले टॉपिक में हम श्वसन की कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।